Hi everyone. So IMF, my dear friends, has released the World Economic Outlook July update for the year 2025. जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने we all have studied the World Economic Outlook for the month of April 2025. So World Economic Outlook, my dear friends, is released twice a year, right? And there are generally two updates in the month of July and in the month of January. So this is the update in the April 2025 report. The report that they have released in the month of April, उसका ये update है जुलाई में, ठीक है. और इसमें there are certain updates, there are certain changes with respect to the April's projection, right? So we'll talk about all those projections. तो अब इस रिपोर्ट से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है. सो वी विल बी कवरिंग दिस रिपोर्ट इन अ वे कि आपका दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है वो केटर हो जाए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स विदाउट एनी डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I talk about the World Economic Outlook, so as you know, it is published by IMF biannually, that is in the month of April and October, and the updates to the reports are generally provided in the month of July and January, as I already told you. Now, what does this report tell us? What does this report provide us? This report, my dear friends, provides the analysis and projections for the global economy and individual countries. Not only for the global economy, it also provides the analysis and projections for the individual countries and the regions as well. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इमर्जिंग मार्केट इन डेवलपिंग इकोनॉमी, सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका, तो रीजन वाइज भी ये अपडेट देता है, ठीक है. टाइटल आपको याद रखना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज दीज डेज दे कैन आस्क यू द टाइटल. Tenuous resilience amid persistent uncertainty. Tenuous resilience amid persistent uncertainty. और आपको इस टाइटल का मतलब जब हम रिपोर्ट अभी समझेंगे, यू विल गेट टू नो द मीनिंग, द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइटल. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. So the global growth, my dear friends, is now projected at 3% for the year 2025 and 3.1% for the year 2026, right? Now, why I'm saying it is now projected at, because in the month of April, the global economy was projected, the growth was projected in 2025 2.8%, while for 2026 it was projected at 3%. So as compared to the April report, there has been slight, एक upward projection आया है. There has been a slight upward projection in the global economic growth. ठीक है. अप्रैल में 2025 की प्रोजेक्शन कितनी थी? 2.8%, और अब कितनी है? 3%. While in the for the year 2026 it was 3%. Now it has been projected as 3.1%. थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है फोरकास्ट में, और उसका रीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब आप रीजन समझ जाओगे, सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट. रीजन क्या है जी? चार मेजर रीजन है. पहला रीजन है स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड फ्रंट लोडिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ द हायर टैरिफ्स. अब देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएसए ने, जब अप्रैल के महीने में हाई टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे पूरी दुनिया में, और उसने बोला था कि हम इस एक पर्टिकुलर डेट से टैरिफ्स जो है वो एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है. तो उस समय ये पता था कि भाई हमारे पूरी दुनिया में जो ट्रेड है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और ट्रेड कम होगा तो ऑफ कोर्स इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जो टैरिफ्स लगने थे वो उतने ज्यादा लगे नहीं, ठीक है. अब देखो, जब टैरिफ की खबर उड़ी मार्केट में, ठीक है, फ्रंट लोडिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ ये फ्रंट लोडिंग क्या है. जब टैरिफ की खबर उड़ी, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, तो कंट्रीज ने क्या करा, कंपनीज ने क्या करा कि ज्यादा से ज्यादा माल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूएसए की कोई कंपनी है, वो इंडिया की किसी कंपनी से क्या करती है, रॉ मटेरियल मंगाती है फॉर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है. रॉ मटेरियल मंगाती है फॉर इट्स प्रोडक्शन. नाउ अब यूएसए में बैठी हुई इस कंपनी एक्स को लगा कि यार नाउ द यूएसए विल बी अप्लाइंग दीज टैरिफ्स, सो लेट अस परचेज द रॉ मटेरियल्स इन एडवांस, ठीक है. हम अपनी इन्वेंट्री में स्टॉक कीपिंग कर लेते ताकि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन रहे और हमारे जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े. इसकी वजह से कंट्रीज ने क्या करा, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. कंपनीज ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट लोडिंग. फ्रंट लोडिंग बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है कि जब कंपनीज को या कंट्रीज को ये पता है कि टैरिफ्स की वजह से कुछ टैरिफ्स लगने वाले हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, एडवांस में ही इंपोर्ट करने लग जाते हैं, ताकि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं या इंपोर्ट करने लग जाते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ना जाए,
और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बना रहे। तो इस फ्रंट लोडिंग की वजह से ये जो जीडीपी हम फोरकास्ट इंक्रीज हुआ है, इस फ्रंट लोडिंग की वजह से हुआ है। क्योंकि फ्रंट लोडिंग में क्या हुआ, कंट्रीज ने और कंपनीज पकड़ लेते, कंपनीज ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चालू कर दिया, तो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा। तो जब ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी जीडीपी, राइट, इन दी ग्लोबल ग्रोथ। ओके, then the second reason is lower average effective US tariff rates than announced in April। अब जो अप्रैल में अनाउंस किए थे, ठीक है, अप्रैल में उसने अनाउंस किए थे, अभी जुलाई के आसपास तक भी जो एवरेज इफेक्टिव यूएस टैरिफ रेट है वो कम है एज कंपेयर टू दैट विच वाज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि अब अगर लोअर एवरेज इफेक्टिव यूएस टैरिफ रेट्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले कोई कोई अगेन ये इसी कंपनी का एग्जांपल ले लो, एक्स का, ठीक है, ये कंपनी रॉ मटेरियल मंगाती थी इंडिया से, ठीक है, जो कि उसको लेट से 100 रुपए का पड़ता था, ठीक है, और टैरिफ के बाद उसको लगा कि नहीं यार, टैरिफ के बाद तो ये बढ़ेगा, ये मान लेते 120 रुपए का हो जाएगा, ठीक है, टैरिफ के बाद कितने का हो जाएगा, 120 रुपए का हो जाएगा, लेकिन टैरिफ तो बढ़े नहीं, टैरिफ तो बढ़े नहीं उतने ज्यादा, तो ये इसको अभी भी 100 रुपए का मिल रहा है, तो इसने क्या करा, थोड़ा ज्यादा मंगा लिया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा तो उसने मंगाया, फ्रंट लोडिंग करी, ज्यादा मंगाया तो उससे उसकी जो कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है आगे आने वाले समय में वो क्या रहेगी, कम रहेगी, इनपुट कॉस्ट उसकी बढ़ेगी नहीं, इनपुट कॉस्ट जब नहीं बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा, वो प्रोडक्शन बढ़ा देगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इट विल लीड टू द इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है, कंपनीज ने क्या करा, फ्रंट लोडिंग शुरू करी, क्यों करी, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि टैरिफ जो है वो लगने वाला है, लेकिन टैरिफ लगा नहीं उतना ज्यादा, तो फ्रंट लोडिंग जारी रही, फ्रंट लोडिंग कंटिन्यू रखी उन्होंने कि भाई ये तो पागल है कभी भी लगा देगा, फ्रंट लोडिंग जारी रखी उन्होंने, फ्रंट लोडिंग जब जारी रखी उन्होंने तो उनके पास जो इनपुट कॉस्ट थी रॉ मटेरियल्स की, उनके चीजों को, उनके प्रोड्यूस को बनाने की, वो सेम रही या फिर कम भी होगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा माल मंगा लिया। ठीक है, तो इनपुट कॉस्ट अगर कम हुई तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो डिमांड बढ़ी इकोनॉमीज में डिमांड बढ़ी, इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे कि जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल ग्रो करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, तो भाई ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये था दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है जी एन इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल कंडीशंस इंक्लूडिंग ड्यू टू वीकर यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर कम हो गया तो जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो चीपर हो गया, तो लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगेन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्लोबल जीडीपी। एंड लास्ट, फिस्कल एक्सपेंशन इन सम मेजर ज्यूरिसडिक्शन। बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे रीजन्स ने फिस्कल एक्सपेंशन शुरू करा। ठीक है, उन्होंने लोन्स लेने शुरू करे ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या होता है फिर इकोनॉमी में या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आता है, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, तो ये थे 4 मेजर रीजंस फॉर द इंक्रीज इन फोरकास्ट इन द जुलाई अपडेट। इसके अलावा अगर हम अलग अलग रीजन्स की बात करें तो इफ विल टॉक अबाउट द ग्रोथ इन एडवांस्ड इकोनॉमी, अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज की ग्रोथ की बात करें, सो द एडवांस्ड इकोनॉमीज विल ग्रो बाय 1.5% in 2025 and 1.6% in 2026. If we'll talk about the USA, in 2025 the USA's economy will grow by 1.5% and 1.6% in 2026. Again, because of the reason that tariff rates settling at lower levels than those announced on April 2 and looser financial condition. tariff उसने कम रखे तो भी यूएस की इकोनॉमी फिर भी ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रही है। अगर नहीं होगी, अगर ये टैरिफ लग जाएंगे आने वाले टाइम में, तो ऑफकोर्स ये जो 1.5 और 1.6 का ग्रोथ रेट है ये इससे भी कम चला जाएगा। ठीक है, यूरो एरिया में द इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग बाय 1% इन 2025 एंड 1.2% इन 2026। और इसके लिए इन्होंने रीजन ये दिया है कि जो यूरो एरिया का ग्रोथ हो रहा है 1% और 1.2% का, जो कि अप्रैल से ज्यादा है, अप्रैल के फोरकास्ट से ज्यादा फोरकास्टेड ग्रोथ है। दिस ग्रोथ इज लार्जली ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग जीडीपी आउटटर्न इन आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड में जो पहला क्वार्टर था इस साल का, उसमें जो जीडीपी आउटटर्न है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज फोरकास्ट ऑफ जीडीपी इन द यूरो एरिया। ठीक है जी, टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो इसमें दो ही है मेजरली, चाइना और इंडिया की बात करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें, सो ऑल द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज शैल बी ग्रोइंग
by 4.1% in 2025 and 4% in 2026. चाइना का जो ग्रोथ है वो रिवाइज हुआ है अपवर्ड बाय 0.8% टू 4.8%। अप्रैल में कितना था? 4% था, बिकॉज ऑफ अगेन ह्यूज टैरिफ, जो कि यूएसए और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ा सा शांत है, चाइना और यूएसए के बीच में थोड़ी सी बातचीत होने के बाद वो शांत हुआ है मामला, तो अभी ये कितना 4.8% है ग्रोथ। ठीक है, द रिवीजन इज बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन यूएस चाइना टैरिफ्स। ठीक है, India will be growing by 6.4% in 2025 and 2026 each, with both number revised slightly upwards. In April report में जो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन था, that was 6.2% for 2025 and 6.3% for 2026. This has also been, both the projections have been slightly slightly increased to 6.4%. All right. What about the growth in Middle East and Central Asia? So the Middle East and Central Asia will be growing by 3.4% in 2025 and 3.5% in 2026. Okay. Now this report has highlighted the trade volume as well, the world trade volume. तो ऑफ कोर्स ये तो बढ़ा ही है, जब फ्रंट लोडिंग हुई है तो भाई वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। तो वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड बाय 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर 2025 and it has been forecasted डाउनवर्ड बाय 0.6 परसेंटेज पॉइंट फॉर 2026। अब इस रिपोर्ट ने बोला कि जो दुनिया का ट्रेड वॉल्यूम है वो 2025 के लिए तो ऊपर जाएगा बाय 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स, लेकिन 2026 के लिए फिर नीचे गिरेगा 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी ये है कि जो फ्रंट लोडिंग अभी चल रही है, फ्रंट लोडिंग चल रही है बिकॉज ऑफ दी ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से फ्रंट लोडिंग चल रही है, लेकिन ये फ्रंट लोडिंग कभी तो कहीं तो जाके रुकेगी, जो इसका इंपैक्ट है कभी तो फेड आउट होगा, और जब वो फेड आउट होगा बाय दिस सेकेंड हाफ ऑफ 2025 वो फेड आउट हो जाएगा, और इसीलिए जो अगला साल होगा 2026 का, वहां पे जो वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम है दैट विल गो डाउन बाय 0.6 परसेंट पॉइंट। ठीक है, so this is due to front loading in view of elevated trade policy uncertainty and in anticipation of tighter trade restriction. It is expected to fade in the second half of 2025 with the associated payback expected to materialize through 2026. ठीक है जी, क्लियर है? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंड हाफ ऑफ 2025 तक ये जो फ्रंट लोडिंग है इसका इंपैक्ट फेड आउट हो जाएगा, और उसके बाद ड्यू टू दीज टाइटर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी 2026 में हमें दोबारा ट्रेड वॉल्यूम में गिरावट दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, इसके बाद मैंने आपको टेबल दे दिया जिसमें सारे प्रोजेक्शंस हैं, तो आप इसको यहां से याद कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिपोर्ट ने 4 मेजर सजेशंस दिए हैं टू द ग्लोबल इकोनॉमी, ताकि जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। सबसे पहला, मेक ट्रेड रूल्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। मेक ट्रेड रूल्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो अगेन the Donald Trump has been creating, not Donald Trump actually, the United States of America has been creating a lot of confusions regarding their trade policy. कभी टैरिफ लगा देता है, कभी टैरिफ हटा देता है, कभी कहता है कि 25% लगाऊंगा, कभी कहता है 50% लगाऊंगा, कभी कहता है 100% लगा दूंगा। राइट, सो ये जो कंफ्यूजिंग ट्रेड पॉलिसी है, इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन सजेस्टेड that the countries make trade rules clear and transparent. The countries should avoid confusing or unpredictable trade policies. Instead, they should create clear and open trade rules so that businesses and investors know what to expect. अब जब उन्हें भाई दुनिया को लगा कि यूएसए तो इतना टैरिफ लगाना चाह रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स और बिजनेस हाउसेज हैं वो मतलब डिसीजंस लेते हैं अपने, भाई उनको तो अपना पैसा बचाना है ना। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, फिर ये कह रहे हैं कि नहीं अभी तो नहीं लगाएंगे, हम बाद में लगाएंगे। सो इट इम्पैक्ट्स द बिजनेसेस, इट इम्पैक्ट्स द इन्वेस्टर्स, and ultimately it impacts the global economy, right? Bilateral negotiations are suggested which can diffuse the trade tensions. जैसे अभी चाइना और यूएस में बातचीत हुई, bilateral negotiation हुआ, तो दोनों का जो आपस में टैरिफ वॉर चल रहा था वो थोड़ा सा डाई डाउन हुआ, थोड़ा सा फेड हुआ। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने भी ये सजेस्ट किया that bilateral negotiations can help diffuse the trade tensions and should aim to reduce the trade and investment barriers. ठीक है, such negotiation should be pursued with the ultimate aim of addressing the root causes of tension. ठीक है, ये जो bilateral negotiations होनी चाहिए कंट्रीज की आपस में, ये इस तरीके से होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए that it eliminates the root cause of the tensions among the countries.
स्पेसिफिकली एक्सेस एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल पॉलिसी चॉइसेस। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनल पॉलिसी चॉइस है ना, टैरिफ लगाना, राइट, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल इम्बैलेंस आता है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए बायलैटरल नेगोशिएशंस को सजेस्ट किया गया है बाय दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। मैनेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाइजली, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज टू कीप देयर पब्लिक डेट एट अ सेफर लेवल। डेट इतना ज्यादा ना बढ़ा लो कि भाई साहब आपके लिए डेट ट्रैप बन जाए वो, जैसे श्रीलंका आज के डेट में चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। तो इसने बोला है, रिपोर्ट ने सजेस्ट करा है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज, 1 मिनट, या to keep their public debt at a safe level even when they have urgent spending needs। अगर आपके पास urgent spending needs है उसके बावजूद भी आपको अपने public debt जो है उसको safer level से ऊपर लेके नहीं जाना है। and this can only be done if you have a long term plan, if the countries have a long term plan that reduces the debt in a way that still supports the economic growth and builds financial safety reserves। आपके पास एक ऐसा प्लान है कि अगर आप डेट भी ले रहे हैं तो भी आपकी जो इकोनॉमी है वो एक सर्टेन परसेंटेज से ग्रो कर रही है और आपका जो फाइनेंशियल सेफ्टी रिजर्व है वो भी बना हुआ है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेंट्रल बैंक्स have to adjust the monetary policies carefully। The central bank should set the interest rates and other monetary policies based on the specific situation of their countries। सेंट्रल बैंक्स को जो इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई का कंट्रोल करना है, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ केयरफुली, ताकि कंट्रीज का जो कंट्रीज के अंदर इंस्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। द गोल इज टू कीप द प्राइसेस स्टेबल एंड द फाइनेंशियल सिस्टम सेफ स्पेशली व्हेन देयर आर लॉन्ग टर्म ट्रेड टेंशन एंड चेंजिंग टैरिफ्स, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरीके से चेंजेस या बदलाव करने हैं सो दैट दीज external changing tariffs and these long term trade tensions do not impact the country as a whole, और अगर इम्पैक्ट करे भी तो इतना करे कि कंट्री जो है वो संभल जाए, ठीक है। All right, my dear friends, that is all for the World Economic Outlook, the July update. I hope the entire report is clear. Now, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखो सिंपल है, स्टार्ट करोगे डिस्क्रिप्टिव अगर आता है तो स्टार्ट करोगे इससे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद ये सब पूरा लिख दोगे, ऐसा ऐसा है, टेबल मत लिखना, लास्ट में सजेशंस लिख देना, बात खत्म। इससे अच्छा डिस्क्रिप्टिव आंसर आपका हो ही नहीं सकता, दैट इज मोर देन इनफ। और ये मोर देन 600 वर्ड्स है तो 1500 तो चाहे 15 मार्क का है या 10 मार्क्स का है, I believe you guys will be able to tackle both the type of questions, ठीक है। Alright, if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code and join the Telegram channel to get the PDF. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.